यूट्यूब चैनल ट्रैकर 1 पर। आप लोग फिजिक्स 12th की क्लास देख रहे थे। आज हम लोग फिजिक्स 12th की क्लास का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। जो आपका फर्स्ट लेक्चर था वो आप लोगों ने बृहस्पतिवार को देखा था। इसके बाद शुक्रवार को चूंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। आज आपका शनिवार है यानी सैटरडे। तो आइए आज सैटरडे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिर से फिजिक्स को। बच्चों हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने फर्स्ट क्लास में देख लिया था कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश के बाद आपने देखा था परावर्तन, परावर्तन के बाद प्रकाश की सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन सब पर डिस्कस कर लिया था। और एटलीस्ट हम लास्ट में आकर के प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब के प्रकार और वस्तु पर भी डिस्कस कर लिए थे। और हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का बच्चों। तो अब हम वही प्रतिबिंब जो अंतिम में शुरू किए थे उसी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं सबसे पहले प्रतिबिंब। तो आपको हमने बताया था प्रतिबिंब का मतलब होता है बिंब का प्रतिरूप। बिंब मतलब होती है वस्तु, और वस्तु का जो प्रतिरूप होता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। वस्तु का प्रतिरूप, प्रतिरूप क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। लाइक आप किसी मिरर के सामने खड़े हैं, समतल दर्पण के सामने, तो अगर आपका वो प्रतिरूप देख पा रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। अब प्रतिबिंब 2 प्रकार से आपको बताया था, डिफाइन किया गया है। एक बताया था वास्तविक, एक क्या बताया था बच्चों, वास्तविक, और दूसरा बताया था आभासी। ठीक है बच्चों, पहला वास्तविक और दूसरा क्या बताया था, आभासी। अब बच्चों यहां पर क्या देखने वाली चीज है, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। देखिए बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है यानी जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में काटने का इन द सेंस कि दोनों जो रेखाएं वस्तु से चली हैं वे क्या करें, एक दूसरे को जब कट करती हैं। आप जैसा कि जानते हैं, आप लोगों ने हाई स्कूल में देख रखा होगा कि जब प्रकाश की किरणें चलती हैं और चलने के बाद आप जानते हैं एक वस्तु से फिर एक केंद्र से होकर चलती हैं, यानी जिसको आप लोग क्या कहते हैं, केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र से होकर चलती हैं, गुजरती हैं, और वो जब किरणें आपस में काटती हैं तो वहाँ दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और अगर वह किरणें वास्तव में काटती हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब की एक स्पेशल केस आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु से सदैव उल्टा होता है, वस्तु से उल्टे आकार का। यानी जो प्रतिबिंब आप देखेंगे, अगर आपको पता करना है कि वास्तविक प्रतिबिंब है तो वो उल्टा बनेगा। ठीक है, अब ये छोटा और बड़ा जो है वो दर्पण के स्थिति के आधार पर निर्भर करता है कि दर्पण के पास रखा है या दूर रखा है। ठीक है, दूसरा ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त किया सकता है। पर्दे पर क्या किया सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आप लोग अगर नोट बना रहे हो तो इसमें लिख सकते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं आभासी पर। ठीक है, आभासी पर आ जाते हैं। इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे आभासी के लिए। देखिए बच्चों, इसको यहां से लाके जोड़ देंगे ऐसे करके। अब यहां पर जो सारी चीजें लिखी उसके सामने फिर से डैश लगा देंगे और थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं काटती हैं, वास्तव में काटे यहां पर नहीं होगा, नहीं काटती हैं। ठीक है, पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। पीछे बढ़ाने पर क्या होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अब बात आती है कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है बच्चों। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। और दूसरा, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप बच्चों वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग परावर्तन में चलते हैं। थोड़ा सा परावर्तन में एक पॉइंट छूट गया था जिस पर हम लोग को डिस्कस करना है।
देखिए बच्चों, परावर्तन तो आपने देखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी तल से टकरा करके और उसी माध्यम में वापस चली जाती है। जैसे आपने देखा था, एक एग्जांपल भी हमने लिया था, किस तरीके से प्रकाश की किरण आई और ये आपका विलंब और टकरा करके वापस चलेगी। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो आपके जानने की बात है परावर्तन के प्रकार, तो परावर्तन बच्चों दो प्रकार से होता है, यानी दो प्रकार का। एक होता है नियमित, क्या होता है बच्चों, नियमित, और दूसरा अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। ठीक है बच्चों, जिसको आप कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, नियमित परावर्तन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जब एक समान चिकने सतह से परावर्तन होता है। जैसे अगर ये बोर्ड है तो बोर्ड का सतह एक समान है, तो अब इससे जो परावर्तन होगा, जितनी भी लाइट आएंगी टकराएंगी, इस प्रकार जो परावर्तन है नियमित। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सीधे जो है डेस्क लकड़ी रखी हुई है, लकड़ी की डेस्क है, या आप ऐसा कह सकते हैं कांच रखा हुआ है, कांच का टुकड़ा। तो इस प्रकार देखिए वो समान तल है, तो इस प्रकार जो परावर्तन होता है वो एक समान रूप में होता है। ऐसे परावर्तन को बच्चों हम कहते हैं नियमित परावर्तन। ठीक है बच्चों, इसके बाद अनियमित परावर्तन क्या होता है। ठीक है, अनियमित परावर्तन क्या होता है, जब किसी ऊबड़ खाबड़ खुरदरे तल से, तल से होने वाला परावर्तन। अब बच्चों इसको कैसे समझेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि ये देखिए ऐसे करके कोई तल है, सरफेस है, और ऐसे करके तो अब इस तल से जो परावर्तन हो गया, यहाँ प्रकाश की किरण आई, ये गई, ये किरण आई, ये गई, ये किरण आई, ये गई, ये किरण, यानी ऐसे जो परावर्तन होगा बच्चों वो कैसा परावर्तन माना जाता है, उसे अनियमित इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं बच्चों। ठीक है, अनियमित परावर्तन। अब इसको दूसरे शब्दों में, परावर्तन के दूसरे शब्दों में हम लोग विसरित परावर्तन भी कहते हैं। विसरित परावर्तन इन द सेंस क्या होता है, जब किसी खुरदरी पृष्ठ से, यानी किसी खुरदरी पृष्ठ पर जब प्रकाश आकर के टकरा करके वापस जाती है, तो इस प्रकार का जो परावर्तन होता है वो कैसा परावर्तन होता है, विसरित। इसी को हम विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं परावर्तन से थोड़ा सा आगे। उम्मीद करते हैं आपको परावर्तन कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं परावर्तन के बाद, इसी में जो आगे बढ़ेंगे, अब हम चलते हैं सीधे सीधे दर्पण की ओर। बच्चों किस पर, दर्पण। आइए, दर्पण क्या होता है, दर्पण यानी कांच के वे पृष्ठ, कांच के गोलीय व समतल वे पृष्ठ जिनके एक भाग को कलई कर दिया जाता है और दूसरा भाग प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने का कार्य करता है, दर्पण कहलाता है। यानी क्या है, कांच के, क्या लिखेंगे बच्चों, कांच के समतल व गोलीय अथवा अर्धगोलीय वे पृष्ठ जो एक तरफ से कलई कर देने पर दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल की भांति कार्य करे, ऐसे पृष्ठ को अब ऐसे कांच के पृष्ठ को कर दीजिए तो ज्यादा उचित होगा। ऐसे कांच के पृष्ठ को दर्पण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है, ये डेफिनेशन तो आपके सामने होगी, दर्पण यानी कांच के समतल व गोलीय अथवा अर्धगोलीय वे पृष्ठ जो एक तरफ से कलई कर देने पर दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल की भांति कार्य करे, उसे हम क्या कह देंगे, दर्पण कहेंगे। अब बच्चों बात आती है कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए बच्चों, दर्पण जो है दो प्रकार से बांटा गया है। पहला प्रकार जो है वो कहते हैं समतल दर्पण,
कैसा दर्पण? समतल दर्पण। और दूसरा बच्चों जो होता है वो होता है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। ठीक है, जो आप लोग कहते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, और ये आपका क्या है? ये स्फेरिकल मिरर होता है। ठीक है बच्चों, कैसा मिरर होता है? स्फेरिकल मिरर होता है। अब आइए सबसे पहले हम जानते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, समतल दर्पण। इसको गोलीय मिरर को हटा देते हैं, यानी स्फेरिकल मिरर को। तो बच्चों समतल दर्पण क्या होता है देखते हैं। समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट से काटा गया भाग होता है। इसके एक पृष्ठ पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड पेंट किया जाता है। ठीक है, यानी ये कैसा प्लेट होता है? कांच का एक समतल प्लेट होता है। ठीक है, जिसके ऊपर क्या किया जाता है? चांदी अथवा आयरन ऑक्साइड की पॉलिश करके क्या किया जाता है? यानी चांदी और पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, जो लाल रंग का होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आर पार प्रकाश गमन नहीं कर पाता है और जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। बच्चों अब आपको यहाँ पे कुछ इस दर्पण में, इस समतल दर्पण की कुछ क्वालिटीज बता दें। सबसे पहला पॉइंट, जो समतल दर्पण में है वो प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है। कैसा बनता है बच्चों? आभासी बनता है। दूसरा पार्ट सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। और तीसरा पार्ट, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ये कैसा बनता है? वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनता है? वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, इसके अलावा अगला पार्ट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। तो बच्चों अगर वक्रता त्रिज्या अनंत होगी तो आपको यह पता होना चाहिए, जो पांचवा पार्ट आएगा, वक्रता त्रिज्या अनंत है तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी? अनंत होगी। फोकस दूरी भी क्या होगी? अनंत होगी। ठीक है, यानी इसका मतलब ये निकला कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी अनंत है और फोकस दूरी भी क्या होगी? अनंत होगी। इसके बाद यहाँ पे जो अगली बात आती है वो ये आती है, इधर देखेंगे, इसको हटा दे रहे हैं। जो समतल दर्पण की जो क्षमता होती है, दर्पण की जो क्षमता बच्चों जो निकालते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए दर्पण की क्षमता किसे कहते हैं। दर्पण की क्षमता तो आप जान लीजिए, फोकस दूरी के ऋणात्मक व्युत्क्रम को, यानी फोकस दूरी के, लिख देते हैं, फोकस दूरी के ऋणात्मक व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? दर्पण की क्षमता कहते हैं। दर्पण की क्षमता कहते हैं और इसको भी डायोप्टर से ही इसका मात्रक है, इसे प्रदर्शित करते हैं। P बराबर -1/f एट मीटर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम थिंग, बट यहाँ पे माइनस चिन्ह है, ये याद रखना, बिल्कुल लेंस के जैसे। तो अब अगर आप यहाँ पे इन्फिनिटी रख देते हैं तो इसकी दर्पण की जो क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो दर्पण की जो क्षमता, कौन से दर्पण की क्षमता? समतल दर्पण। ठीक है बच्चों, समतल दर्पण की जो क्षमता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आप ये चीजें इतना जान गए होंगे। इसके आगे अब एक चीजें और सारी चीजें जानते हैं। देखिए इसको हटा देते हैं। समतल दर्पण में देखिए बच्चों, समतल दर्पण के लिए सबसे पहले आपको दर्पण का सूत्र थोड़ा सा अगर याद हो तो वो भी काम कर जाएगा। बाद में हम इसको बताएं कैसे प्रूव किया जाता है। तो दर्पण का जो सूत्र होता है वो आप जानते हैं, क्या होता है? 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है, जहां f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी होता है। जहां पर अगर आप f का मान इन्फिनिटी रख दें तो फोकस दूरी अनंत होने पर v + u, और यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, 1/v + 1/u, और यहाँ पे उठा के मान रख दिया तो आ जाएगा -u बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? v। अगर नहीं जान पा रहे तो फिर से देख लीजिए, इधर आएगा -1/v 1/u, u इधर जाएगा तो -u बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? v। इससे क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये होता है कि u और v बराबर है। इसका मतलब दर्पण से, ये मान लीजिए अगर आपका दर्पण है तो जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये निकलता है। आइए इसको एक बार स्क्रीन पर अच्छे से समझते हैं। ठीक है,
इस चीज़ को, अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो नोट कर लीजिएगा, वीडियो बैक करके थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले जान लीजिए ये आपका कैसा मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है। मान लीजिए प्लेन मिरर है, ये चीज़ समझ रहे होंगे, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर है, अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, तो इसका जो इमेज बनेगा इस दर्पण के भीतर कितने x डिस्टेंस पर बनेगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बनेगा कैसे, ये कैसे आप समझेंगे। तो मान लीजिए, देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए ये आपकी क्या रखी है, वस्तु रखी है। एक क्या है, वस्तु। छोटा कर दे रहे थोड़ा सा कि बनाने में समझने में आसानी हो। इससे वस्तु से प्रकाश किरण चली, इसको थोड़ा डॉटेड ना करके सीधे दिखाई, ठीक। और ये चलने के बाद ये आपका अभिलंब और ये यहाँ से परावर्तित हो गए। इसके बाद यहाँ से भी एक प्रकाश किरण चली, इसको भी बिना डॉटेड ही दर्शाइए। ये यहाँ पे ऐसे टकराई और यहाँ से परावर्तित हो गई। अब आप जानते हैं कि दर्पण से टकरा के परावर्तित होगी तो कहीं पीछे मिलाने पर इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो अब इसको पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है बच्चों। और ये यहीं पर क्या कर देगी, वस्तु का इमेज बना देगी। तो अब क्या था, यहाँ से जो प्रेक्षक है उसने क्या किया, देखा, उसने देखा कि ये जो वस्तु थी उसका इमेज कहाँ बना, यहाँ पर बना। यानी ये वस्तु थी, इसका इमेज समतल दर्पण। अब देखिए डॉटेड लाइन से दर्शाने का मतलब क्या है। डॉटेड लाइन ये दिखा रहा है कि ये वस्तु का जो इमेज है वो आभासी है, वस्तु के बराबर है और सीधा है, ठीक है। जितनी दूरी पर वस्तु है दर्पण से उतनी ही दूरी पर क्या है, प्रतिबिंब बना है। इसके बाद जो बात आती है वो ये आती है, कुछ पॉइंट यहां पे लिखेंगे। यदि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी पूछी जाए, यदि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात की जाए तो वह क्या हो जाएगी, दर्पण से दूरी के दोगुने। यानी अगर दर्पण से दूरी x है तो कितनी हो जाएगी, 2x होगी। कहने का मतलब यहाँ ये यहाँ से इसकी दूरी अगर निकालना हो तो ये x और ये x कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी बच्चों, ठीक है। इसके बाद इसमें जो दूसरा पॉइंट आता है, यदि वस्तु v वेग से दर्पण की ओर आ रहा हो तो क्या होगा, तो प्रतिबिंब का दर्पण के सापेक्ष वेग, प्रतिबिंब का दर्पण के सापेक्ष वेग कितना हो जाएगा, 2v होगा। ये कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और इधर, तो इसका मतलब इमेज भी कितने से आएगा, 10 मीटर पर सेकंड से। लेकिन अगर सापेक्ष की बात करें, सापेक्ष कंपैरिजन, तो यहां पर क्या होता है कि इस वस्तु और इस वस्तु जब दो विपरीत दिशा में चलते हैं तो हम क्या करेंगे, परिणामी जो वेग आता है उन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। कहने का मतलब जैसे अभी आप समझिएगा, जैसे बच्चों ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, हम चाहेंगे कि इसको 0 कर दें, तो 0 का मतलब इसमें 10 इस दिशा में जोड़ दें, तभी तो ये अपोजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब 10 इसमें जुड़ा तो 10 इसमें भी जुड़ जाना चाहिए। तो इसका मतलब अब क्या होगा, अब कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब इसके कंपेयर में अभी कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड। अगर ये नहीं समझ में आया है तो आपको रिलेटिव मोशन जब हम बताएंगे, सापेक्ष गति, तो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, यदि किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखना हो तो क्या करेंगे, समतल दर्पण को कितना लेंगे, समतल दर्पण उस वस्तु की लंबाई का आधा लेते हैं, उस वस्तु की लंबाई का क्या लेते हैं, आधा लेते हैं, अब जैसे बच्चों आप मान लीजिए 150 सेंटीमीटर के हैं, कितने हैं,
150 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब आपको पूरा अपना इमेज देखना है किसी दर्पण में, तो आप क्या करेंगे, 75 सेंटीमीटर का एक दर्पण खरीद लाएंगे और वो 75 सेंटीमीटर के दर्पण में ही आप अपना पूरा इमेज देख लेंगे। जैसे कोई व्यक्ति 200 का है, 200 सेंटीमीटर, तो वो कितना लेके आएगा, 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर लंबा दर्पण लेकर आएगा अपना पूरा इमेज देखने के लिए। ठीक है बच्चों, इसीलिए आप लोग अक्सर अलमारी के शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और अपना पूरा इमेज देख पाते हैं, जबकि जो छोटा वाला शीशा देखते हैं उसमें आप शीशा मत कहिए, दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो दर्पण में आप अपना मुख देख लेते हैं लेकिन अपना पूरा शरीर नहीं देख पाते। उसको देखने के लिए आपको क्या चाहिए, एक बड़ा सा दर्पण जो आपकी लंबाई का क्या हो, आधा हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में इसमें जो अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे पार्श्व परिवर्तन। ये पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, पार्शियल चेंजेस क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। पार्श्व परिवर्तन, देखिए बच्चों, ये हो सकता है कि आपको आपकी किताब में मिले ना, लेकिन चूंकि हम चल रहे हैं बहुत डिटेल से, तो हम चाहेंगे कि हर एक चीज़ पर आप बिल्कुल डिटेलिंग से देखें, किसी प्रकार से ऐसा ना हो कि आप उस चीज़ को छोड़ दे या समझ ना पाए। ठीक है, तो देखिए पार्श्व परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि दर्पण जो सदैव क्या करता है, समतल दर्पण जो आपका होता है वो आपकी इमेज को उल्टा करके बनाता है। जैसे समझिएगा, अगर आप ऐसे खड़े हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऐसे खड़े हैं, नाक वाक ज़्यादा हम अच्छे बना नहीं पाएंगे, यहाँ जरूरी आपका हाथ है। ठीक है, ये आपका कौन सा, बायां वाला हाथ है और ये आपका दायां वाला हाथ है। तो बच्चों क्या होगा, अगर यहाँ इमेज में आप देखेंगे तो इमेज में देखेंगे जो पहले हो पहले आ जाएगा, एक बड़ा वाला हाथ पहले आ जाएगा, इसके बाद ये है, आप मुंह थोड़ा टेढ़ा बड़ा हो गया, अपना सुधार कर लीजिएगा। ये अब ये जो बायां वाला हाथ है पहले आ जाएगा और दायां वाला हाथ क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। इसका मतलब क्या करता है, जो मिरर होता है वो आप में पार्शियल चेंजेस करता है, दाएं को बाएं तरफ और बाएं को दाएं तरफ। अब पार्श्व परिवर्तन कुछ चीज़ों में नहीं होता है, यानी कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे होते हैं जिनका परिवर्तन इसमें नहीं होता है। उन्हीं अल्फ़ाबेट जो आप देखते हैं वे क्या करते हैं, अपने परिवर्तन स्वरूप को नहीं दिखाते हैं, ऐसे को ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसे अगर आप देखें x, तो x को अगर आप मिरर में देखेंगे तो x चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप जानते हैं a, ठीक है, ये सब चेंज नहीं होगा। तो आपके इस टोटल 26 जो आपके लेटर्स हैं, उस 26 लेटर्स में आपके 10 लेटर ऐसे हैं जो आपके क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। तो अब आपको 10 लेटर अपनी कॉपी पे नोट करना है या कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा कौन कौन से ऐसे 10 लेटर हैं जो आपके पास परिवर्तन में होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम लोग जो देखेंगे लास्ट पॉइंट, इसी यानी आज लास्ट पॉइंट इन द सेंस क्या है, लास्ट पॉइंट का मतलब इस समतल दर्पण का लास्ट पॉइंट और इसके बाद गोलीय दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण में जो लास्ट पॉइंट हम देखेंगे वो आपका जो है समतल दर्पण का घूमना है, समतल दर्पण का घूमना। ठीक है बच्चों, समतल दर्पण का घूमने का अभिप्राय ये है, यदि समतल दर्पण थीटा कोण घूमता है, कितना घूमता है, थीटा कोण घूमता है, तो उस पर परावर्तित होने वाली किरण किरण 2 थीटा घूमती है, 2 थीटा कोण पर घूमती है। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है आपका गोलीय दर्पण है। ठीक है बच्चों, गोलीय दर्पण होता क्या है?
तो गोलीय दर्पण क्या होता है, कांच के खोखले गोले के ऊपर सिल्वर ऑब्लिक पारे की परत चढ़ा करके और उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। अब बच्चों क्या किया जाता है, कांच के खोखले गोले को दो भागों में काट लिया जाता है। यानी काटने का अभिप्राय इस तरीके से, अगर आप कांच के खोखले गोले को इस तरीके से काट लेते हैं, काटने के बाद ध्यान देना बच्चों, अगर इसको कट कर दिया, अब ये आपका दो पृष्ठ बन गया, अभी भी ये खोखला है। अगर आप इसका परावर्तक तल उभरा हुआ रखते हैं, अगर इसका परावर्तक तल उभरा हुआ रखते हैं, अर्थात जो परावर्तन करने का काम करता है वो उभरा हुआ तल करता है, ऐसे दर्पण को हम क्या कह देते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण कहते हैं। जब हम इसके ऊपर इस प्रकार कलई करें कि जो परावर्तक तल का कार्य करे वो धंसा हुआ पृष्ठ करे, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक बच्चों, इसमें एक स्पेशल केस बता दें, जैसे कभी कभी आता है कि हम दर्पण को कैसे पहचानेंगे। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अगर इस दर्पण पर अगर सीधी प्रकाश गिराई जाए और सीधी प्रकाश गिराई जाए और अगर प्रकाश क्या की जाए, नीचे की ओर मोड़ दी जाए, नीचे इन द सेंस फोकस की ओर मोड़ दी जाए, तो वह दर्पण जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, अवतल दर्पण। और सीधी प्रकाश अगर किसी दर्पण में डाली जाए और वह किधर दूर जाती हुई दिखे, यानी इधर जाए टकराए और ऐसे जाती हुई दिखे, तो ऐसा दर्पण जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण में अगर सीधी प्रकाश डाली जाएगी तो वह केंद्र की ओर मोड़ने का काम करता है। केंद्र इन द सेंस यहाँ पे केंद्र, वक्रता केंद्र नहीं, फोकस की ओर मोड़ने का काम करता है। अच्छा बच्चों, जो आपसे पहचानने के लिए जनरली पूछा जाता है वो पूछा जाता है ज़्यादातर कि आप स्पर्श करके पहचानेंगे। यानी अगर आप देखेंगे कलई किया हुआ भाग अगर उभरा है, यानी कलई किया हुआ भाग जो है उभरा है, देखिए यहाँ उभरा है, तो ये कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। और कलई किया हुआ भाग अगर धंसा है तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, ये वैसे बेसिक था, इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसके ऊपर क्या किया जाता है, सिल्वर और पारे का लेप चढ़ाया जाता है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं इंडिविजुअल दर्पण में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण तो आप जान गए होंगे। उत्तल दर्पण की डेफिनेशन ये होती है जहां परावर्तक तल का कार्य उभरा हुआ पृष्ठ करता है, यानी परावर्तक तल का कार्य कौन करे, उभरा हुआ पृष्ठ करे, वह दर्पण क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। आइए बच्चों इसको चित्र बना के देखते हैं, उत्तल दर्पण कैसा है। ठीक है, पहले गोला बना लेते हैं, गोले के धंसे भाग को कलई कर देते हैं। ठीक, अब इसके पार्ट को थोड़ा सा डॉटेड कर देते हैं। ठीक बच्चों, अब बात आती है, इसमें कई छोटी छोटी डेफिनेशन है। सबसे पहले तो वक्रता केंद्र क्या होगा, उसके बाद वक्रता केंद्र के बाद ध्रुव क्या होगा, ध्रुव के बाद फोकस क्या होगा, फोकस के बाद मुख्य अक्ष क्या होगा, मुख्य अक्ष के बाद फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी के बाद वक्रता त्रिज्या क्या होगी। बच्चों हम इसको चित्र से ही समझ लेते हैं। चित्र से कैसे समझेंगे, उत्तल दर्पण में आइए चित्र समझते हैं। देखिए बच्चों, दर्पण जिस गोले से काटा जाता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं बच्चों। यानी अगर आपको कोई पूछे कि वक्रता केंद्र क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो आप कहेंगे कि दर्पण को जिस गोले से काटा जाएगा उस गोले के केंद्र को आप क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे बच्चों। इसके बाद हम क्या करेंगे, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यानी इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे बच्चों, ध्रुव कहेंगे। ठीक, इसके बाद आता है फोकस। फोकस को थोड़ा बाद में जानेंगे, पहले मुख्य अक्ष को जानते हैं। दर्पण के इस ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है बच्चों। यानी दर्पण के किसे, ध्रुव और किसको, वक्रता केंद्र को, जिसको सी से डिनोट करते हैं और इसको पी से डिनोट करते हैं। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी मतलब पोल होता है। ठीक है बच्चों, ध्रुव को पोल कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, फोकस दूरी की बात आती है। तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, जो वक्रता त्रिज्या होगी वो क्या होगी, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं बच्चों। इसके बाद यहाँ पर फोकस के बारे में नहीं बताया। देखिए फोकस की डेफिनेशन क्या होती है, जब किसी दर्पण पर क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गिराई जाए। कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर, तो वह प्रकाश की किरण क्या होगी, दर्पण से टकरा करके क्या होती है बच्चों, परावर्तित होती है। अब अगर हम ये देखें कि ये जो परावर्तित होने वाली किरण है अगर कहीं पीछे बढ़ाएं, तो बढ़ाने पर जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो,
आप ऐसा महसूस कीजिए, परावर्तित किरण जिस बिंदु से कहा निकलती हुई प्रतीत हो वह बिंदु क्या कहलाता है बच्चों? फोकस कहलाता है। तो अब बात आती है फोकस दूरी क्या है। तो ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कह देंगे? फोकस दूरी कह देंगे। तो आपने इस 3-4 डेफिनेशन इस उत्तल दर्पण में समझी। आइए इसी प्रकार अवतल दर्पण में भी इन सारी डेफिनेशंस को समझते हैं। देखिए अभी 2 क्लास आपकी बेसिक होगी, इसके बाद आप लोग अपने लेवल की क्लास में पहुंचेंगे। इसके बाद बात करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण में क्या होता है, ये किसी कांच के खोखले गोले से बनाया जाता है, जैसा कि जानते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसमें ये वाला पृष्ठ कलई किया जाता है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आए। इसमें ये वाला पृष्ठ कलई कर देते हैं, ठीक। अब ये वाला पृष्ठ कलई कर दिए, तो अब ये वाला जो पृष्ठ होगा ये हटा दिए इसमें, यानी खोखला गोला था तो आपके पास इतना ही पार्ट बचा, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो सबसे पहली चीज, इस गोले के केंद्र को ही, यानी जिस गोले से दर्पण बना होता है उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से वही डेफिनेशन। दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं बच्चों? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के कौन से बिंदु को? मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसके बाद आती है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है बच्चों। मुख्य अक्ष के बाद बात आती है अब आपकी वक्रता त्रिज्या। तो आप क्या कहेंगे? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब बात आती है फोकस। तो क्या होता है, जब दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण गिराई जाती है, कौन सी प्रकाश किरण गिराई जाती है, तो प्रकाश किरण परावर्तित होती है। और परावर्तित होने के बाद देखिएगा बच्चों, यहाँ जो केंद्र है, केंद्र ये यहाँ पर अभिलंब है। जो अभिलंब खींचते हैं, कहाँ से खींचते हैं? केंद्र से। अभी इसके बारे में बहुत आगे काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे, अभी बहुत छोटी चीज़ों पर चर्चा चल रही है। तो समांतर प्रकाश किरण गिरती है और वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी को हम क्या कह देते हैं? फोकस कह देते हैं। और बच्चों फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं अभिलंब पर। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब जिसे कहते हैं इंग्लिश में नॉर्मल। जैसा कि हमने आपको बताया था, अभिलंब क्या होता है? किसी परावर्तित किरण के मध्य, या आप ऐसा कह सकते हैं परावर्तक तल के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है बच्चों। तो अभिलंब जो है परावर्तक तल से सदैव कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है। अगर आप यहाँ पर कोई दर्पण पर कोई एक स्पर्शज्या खींचे, इस दर्पण पर कोई स्पर्शज्या खींचे, तो ये जो आपका नॉर्मल यानी जो केंद्र से होकर जाता है वो सदैव कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा बच्चों। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि अभिलंब कहाँ से जाता है किसी दर्पण के लिए? तो किसी दर्पण के लिए जो नॉर्मल होता है वो कहाँ से जाता है? वक्रता केंद्र से होकर जाता है। यानी वक्रता केंद्र से जाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है, ठीक है बच्चों। देखते रहिए, बने रहिए। आप जैसा कि देख पा रहे हैं आपको बढ़िया चीज़ें बड़ी आसानी तरीके से बताई जाती हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो आप एक बार ट्राई करें, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करना